हेलो स्टूडेंट्स, अभी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत बेसिक इक्विपमेंट यानी कैंटिलीवर के बारे में जानेंगे। और ये जो कैंटिलीवर है ये आपने बहुत बार देखा होगा। जब भी आप ट्रेन से सफ़र किया होगा, ट्रेन से जर्नी किया होगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंटिलीवर कहते हैं। और ये आपका जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्रॉस आर्म होता था, सेम उसी तरह का काम ये भी करता है। तो क्रॉस आर्म हम लोग क्यों यूज़ करते थे, ताकि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको कैरी कर सके और उसी के माध्यम से आपका जो लोड होता था कंडक्टर का, वो क्रॉस आर्म की सहायता से आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो टावर होता था वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता था। यानी जो आपका टावर पर लोड जा रहा है वो डायरेक्टली ना जाकर क्रॉस आर्म से होता हुआ उस पर लोड वेट का जो प्रभाव होता है वो आपका टावर के ऊपर पड़ता है। तो सेम वहाँ यहाँ पर भी हम लोग जो OHE सिस्टम है, OHE सिस्टम मतलब आपका कॉन्टैक्ट वायर और कैटेनरी वायर का कम्बिनेशन है। इसका जो लोड है उस लोड को हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, मास्ट पर, पोल के ऊपर करना है। जो आपका ट्रैक्शन पोल लगा हुआ है उस पर लोड देना है। तो आपको क्या करना होगा, जो OHE सिस्टम है, कंडक्टर है किसका, आपका कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर, इसके अलावा ड्रॉपर, इन सब का लोड आपका कहाँ चला जाए, मास्ट के ऊपर, पोल के ऊपर पड़े। ठीक है, तो ये आपका मास्ट लगा हुआ है या इसी को पोल कहते हैं हम लोग। ये इसके ऊपर हमारा लोड पड़े तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, इसी को कैंटिलीवर कहा जा रहा है। तो अब डायरेक्टली हम लोग पोल से अटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोल क्या आपका कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है और आपका OHE सिस्टम के अंदर सप्लाई जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल हो, ताकि हमारा जो करंट सप्लाई हो रहा है OHE सिस्टम के अंदर वो करंट आपका मास्ट में नहीं जाए। तो हमारा लोड, मैकेनिकल लोड ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रिकल सप्लाई मास्ट के ऊपर, पोल के ऊपर नहीं जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैंटिलीवर यूज़ करते हैं। और इसके अंदर विशेषता ये है कि ये आपका सबसे बड़ा इसका जो खासियत ये है कि ये आपका क्या करता है, स्विलिंग नेचर का होता है। स्विलिंग नेचर कहने का मतलब फ्लैक्सिबल है, स्विंग कर सकता है, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, हर तरह से ये क्या होगा, स्वेलिंग करेगा। जो भी आपका इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है आपका अटैच किया हुआ मास से, ये फिक्स तो है, लेकिन फिक्स ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं कर सकता है। ये अपनी जगह पर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसीलिए स्विलिंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है कांटेक्ट के ऊपर या पोल के ऊपर वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब देखिए, नॉर्मल जो क्रॉस आर्म होगा और आपका ये कैंटिलीवर होगा, इसके अंदर आपका काम तो दोनों का सेम है लगभग। आपका क्या है, लोड को कैरी करना। लोड कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लोड की बात नहीं कर रहे हैं, मैकेनिकल लोड की बात करें। यानी कंडक्टर का जो वेट होगा उस वेट को, भार को क्या करना है, पोल तक ट्रांसफर करना है। तो जैसे वहां पर क्रॉस आर्म कर रहा था, सिमिलरली ये भी उसी तरह का काम, यानी लोड को, कंडक्टर के वेट को मास्ट के ऊपर ट्रांसफर करता है। लेकिन वहां पर अब हम लोग एक फेज, यानी R फेज है तो उसमें एक वायर था, Y फेज है तो एक वायर, लेकिन इसमें सेम फेज के लिए दो वायर है। एक आपका कैटेनरी वायर भी है और कॉन्टैक्ट वायर भी है। तो अब नॉर्मल जो क्रॉस आर्म है उसमें सिर्फ एक ही हाथ निकला होगा, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि इसमें दो कंडक्टर को हम लोग कैरी करना है, एक आपका कैटेनरी वायर को भी, दूसरा कॉन्टैक्ट वायर को भी। इसके अलावा इसके अंदर खासियत क्या है, इस कैंटिलीवर के अंदर खासियत ये है कि ये एवरी डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट की वजह से जो आपका स्ट्रेस पड़ेगा, ये फ्लैक्सिबल नेचर के अंदर होने की वजह से, फ्लैक्सिबिलिटी इसके अंदर होने की वजह से आपका जो इंसुलेटर लगा हुआ है इसके ऊपर स्ट्रेस कम पड़ता है। यानी इंसुलेटर के टूटने की आपकी पॉसिबिलिटी इसके अंदर कम है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिए कि वहां पर भी तो इंसुलेटर हम लोग यूज कर रहे थे, यानी इस तरह का आप संरचना देखा होगा पोल में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर यूज करते हैं। लेकिन ये वाला कंडक्टर, इंसुलेटर, और यहाँ पर अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर उतना ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत होगा एयर की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्मूथली करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कोई वाइब्रेट, यानी हम किसी चीज़ से इसको हिला नहीं रहे हैं, किसी मूवमेंट इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए OHE सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो भी वायर लगा हुआ होगा, दो वायर लगा हुआ होगा, एक यहाँ से वायर जाता है और एक आपका यहाँ से वायर जाएगा।
ठीक है, एक ऊपर में कैटेनरी वायर, नीचे में कॉन्टैक्ट वायर। तो ये जो वायर है, इस वायर के अंदर वाइब्रेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको जो करंट कलेक्शन करना है वो पेंटोग्राफ, ये कॉन्टैक्ट वायर है, और क्या होगा, करंट कलेक्शन कब हो रहा है, पेंटोग्राफ से टच होता हुआ। पेंटोग्राफ क्या कर रहा है, रुका हुआ है? नहीं, पेंटोग्राफ आपका क्या करेगा, रन करेगा। पेंटोग्राफ आपका चलेगा कितनी स्पीड से? तो जो लोकोमोटिव की ट्रेन की स्पीड होगी, डिजायर स्पीड आपका कोई 80 किलोमीटर पर आवर, कोई 120 किलोमीटर पर आवर या उससे भी अधिक। तो जितनी ट्रेन की आपकी स्पीड होगी उसी के आधार पर आपका पेंटोग्राफ रन कर रहा है, और इस रन करने की वजह से पेंटोग्राफ आपका स्ट्रेस किस पर डाल रहा है, कंडक्टर पर डाल रहा है। यदि इस कंडक्टर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो इसके साथ लगा हुआ इंसुलेटर क्या हो जाएगा, डैमेज होगा, टूटेगा। देखिए यहां पर अगर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर पेंटोग्राफ होगा तो क्या होगा, या तो पेंटोग्राफ टूट जाएगा या इंसुलेटर को डैमेज कर देगा, क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब यहां पर हम इस तरह का व्यवस्था किए हुए हैं कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देते हैं, यानी स्विलिंग नेचर का होता है, ये ऊपर नीचे भी मूवमेंट कर सकता है, और ये अपना जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहां पर, ये इस तरह से राइट एंड लेफ्ट भी मूव कर सकता है। यानी कि एवरी डायरेक्शन में एयर की वजह से आपका मूवमेंट हो या कंडक्टर OHE सिस्टम पेंटोग्राफ का स्ट्रेस डालने से हो, तो ये क्या करेगा, एवरी डायरेक्शन में ये स्विलिंग नेचर का होगा, यानी ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है तो ये जो आपका इंसुलेटर लगा हुआ है इसके ऊपर स्ट्रेस कम होगा और पोल के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा, यानी इंसुलेटर टूटने का आपका इसके अंदर पॉसिबिलिटी कम होगी। तो सबसे बड़ा जो विशेषता है कैंटिलीवर के अंदर वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए संरचना बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग चूंकि 2 वायर रन कराना हमको, एक कैटेनरी वायर दूसरा कॉन्टैक्ट वायर, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो अब हम लोग क्या लगाए हुए हैं, 2 आपका ये आपका पोल लगा हुआ है जिसको मास्ट कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल पोल, ट्रैक्शन पोल भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला जो कॉन्टैक्ट यहाँ पर जो आर्म लगा हुआ है जिसको ब्रैकेट ट्यूब कहते हैं, दूसरा आपका ट्यूब लगा हुआ है स्टे आर्म, ठीक है, या स्टे ट्यूब भी आप इसको कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है, ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ पर कितना डिफरेंस होता है, 1.9 मीटर का होगा। ठीक है, 1.9 मीटर का, और ऊपर में थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ होगा, ये कितना होगा, 200 mm का। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। अब यहाँ पर आर्म जो लगा हुआ है स्टे आर्म, इसका डायमीटर भी दिया हुआ है आपके नोट्स में। ये आपका आर्म यानी अंदर में होल टाइप का, छेद टाइप का होगा, और ये आपका सिंपल आर्म यानी पाइप की तरह लगा हुआ होगा। तो ऊपर में जो आर्म है स्टे आर्म, ये आपका क्या करता है, स्टे कैटेनरी वायर का जो लोड है वो उसको कैरी करने का काम करता है, और साथ में हेल्प कौन करता है, तो आपका ब्रैकेट ट्यूब भी हेल्प करता है। तो दूसरा हमारा ट्यूब लगा हुआ है वो कौन सा ट्यूब है, ब्रैकेट ट्यूब। इन दोनों की सहायता से हमारा क्या होगा, आपका कैटेनरी वायर हम लोग लटकाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर स्टे आर्म के साथ जो इंसुलेटर लगा हुआ होगा इसको क्या कहा जाएगा, स्टे इंसुलेटर कहेंगे, और ब्रैकेट ट्यूब के साथ जो इंसुलेटर लगा होगा ब्रैकेट इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है, ताकि आपका कैटेनरी वायर या कॉन्टैक्ट वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट आपका मास्ट के अंदर यानी पोल के अंदर नहीं चला जाए, तो इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी यूज करते थे। अब देखिए यहाँ पर एक क्लैंप लगा हुआ, क्लैंप मतलब हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, सस्पेंशन क्लैंप कहेंगे, और इसको हम लोग कैटेनरी सस्पेंशन क्लैंप भी कहते हैं। यानी आपका सस्पेंशन लटकाने के लिए कैटेनरी वायर को यहाँ पर एक हुक टाइप का बना होगा, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, आपका जो कैटेनरी वायर है उस कैटेनरी वायर को हम लोग लटकाएंगे। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे आपका यहाँ से जो कंडक्टर जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, कैटेनरी वायर कहेंगे। जो क्लैंप लगा हुआ है ये आपका कैटेनरी सस्पेंशन क्लैंप कहलाएगा, जहाँ से होता हुआ आपका कैटेनरी वायर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये सारा आपका कंडक्टिंग मटेरियल की तरह काम करेगा, और जो आपका इंसुलेशन प्रोवाइड है वो यहाँ पर प्रोवाइड है ताकि आपका करंट मास्ट के अंदर नहीं जाए। यहाँ पर जाएगा करंट तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका जो लगा हुआ है ये डायरेक्टली पोल से लगा हुआ नहीं, बीच में इंसुलेटर है जो आपका करंट यहाँ पर फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका सस्पेंशन क्लैंप हो गया। इसके नीचे हम क्या लगाए हुए हैं, एक आर्म लगाए हुए हैं जिसको हम लोग रजिस्टर आर्म ड्रॉप करते हैं, सिंपल वायर की तरह होगा, जिसकी सहायता से हम नीचे वाला आर्म को हैंग कराएंगे, लटकाएंगे। तो नीचे वाला जो आर्म होगा उसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर आर्म कहते हैं हम लोग।
ये रजिस्टर आर्म की सहायता से आपका कॉन्टैक्ट वायर को हैंग करवाएंगे, कॉन्टैक्ट वायर का लोड इस पर देंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं देंगे। ये किससे कनेक्ट होगा, आपका एसटीडी आर्म से कनेक्टेड होगा। तो नीचे वाला जो आर्म है ये एसटीडी आर्म है, और आपका ये दोनों मिलकर यानी रजिस्टर आर्म और एसटीडी आर्म मिलकर आपका क्या करेगा, नीचे कॉन्टैक्ट वायर कैरी करने का काम करेगा, यानी कॉन्टैक्ट वायर का लोड इसके ऊपर पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या फ्लैक्सिबल इस तरह से हैंग किया हुआ कि ये क्या हो सकता है, ऊपर हो सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी एक हुक टाइप का है। हुक कहने का अर्थ कि इस तरह से फंसा हुआ है, ये लोड तो संभाले हुआ, लेकिन ये क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का व्यवस्था, ताकि पिंटोग्राफ क्या करे, यदि पिंटोग्राफ यहाँ से टच होता हुआ आपका लोकोमोटिव से जाए और इस पर लोड दे कंडक्टर के ऊपर, तो ये एसटीडी आर्म क्या हो सके, ऊपर थोड़ा बहुत उठ सके, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूवेबल होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पेंटोग्राफ का जब प्रेशर पड़ेगा हायर स्पीड में लोकोमोटिव रन करेगा, तो ये क्या हो सके, फ्लैक्सिबल हो सके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सके और इस पर स्ट्रेस कम पड़े। ठीक है, तो ये आपका स्टेडी आर्म की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर जितना आर्म बात किया, चाहे स्टेडी आर्म हो या इसको ट्यूब भी कीजिए, ब्रैकेट ट्यूब और आपका रजिस्टर आर्म, ये तीनों ट्यूब का होता है। ट्यूब कहने का मतलब पाइप टाइप का होगा, अंदर में होल होगा, छेद होगा। ठीक है, तो ये आपका और सारा आपका स्टील का बना हुआ होगा, जो आपका यानी इसका लाइफ मैक्सिमम हो सके, इसका स्ट्रेंथ अच्छा हो सके, इसीलिए हम लोग स्टील का बना हुआ यूज़ करते हैं। अब देखिए नीचे वाला जो आर्म है, नीचे वाला जो स्टेडी आर्म जिसको कह रहे हैं, ये सॉलिड होता है, यानी इसके अंदर चूंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस पर पड़ा है, इसीलिए इसको हॉलो यानी पाइप टाइप का नहीं रखते हैं, इसको हम लोग सॉलिड टाइप का रखते हैं, यानी पूरा अंदर से भरा हुआ होगा, ठोस टाइप का होगा। और ये आई शेप का या आपका एच शेप का होता है, यानी आई शेप आप देखा होगा रेलवे उलवे का जो पटरी होता है वो आई शेप का, लेकिन उतना चौड़ा मोटा नहीं होगा, उससे पतला होगा, लेकिन आई शेप का सॉलिड होगा ये। तो इसके अंदर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा पड़ेगा कंडक्टर पर, स्टेडी आर्म पर, चूंकि इसके साथ कॉन्टैक्ट वायर है और कॉन्टैक्ट वायर से ही मेनली करंट कलेक्शन होगा। पेंटोग्राफ इसके टच में रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग सॉलिड बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ताकि ये जो टेंशन इसके ऊपर पड़ रहा है वो उसको क्या कर सके, विथ स्टैंड कर सके। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर ये जो डिफरेंस है थोड़ा सा हमारा छोटा हो गया, लेकिन ये आपका 3 mm होगा, यानी आपका कॉन्टैक्ट वायर और नीचे वाला जो पॉइंट लगा हुआ है ये पॉइंट, यहाँ पर आपका ब्रैकेट ट्यूब कनेक्टेड है, 3 mm होता है। और यहाँ से लेकर आपका रजिस्टर आर्म और कॉन्टैक्ट वायर के बीच का डिफरेंस कितना, 250 mm होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ आप समझ लीजिए, स्टैगर किसको कहते हैं, स्टैगर किसको कहा जाएगा आपका OHE सिस्टम के अंदर। तो हम लोग ये देख रहे हैं आप पेंटोग्राफ, तो आप यहाँ से तो क्लियर समझ में नहीं आएगा, यहाँ आप पेन को देखिए, तो ये आपका पेंटोग्राफ है, यहाँ पेंटोग्राफ ये वाला लगा हुआ है, ये मान के चलिए हाथ हमारा है और इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो आपका पेंटोग्राफ इस तरह से लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो यदि हमारे पास, और ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट वायर के साथ क्या होगा आपका, जब हमारे पास ये वाला रन कर रहा है पेंटोग्राफ और ऊपर में ये ब्रश लगा हुआ होता है जिसकी सहायता से हम करंट कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रश है या पैन भी इसको बोला जाता है। तो ये पैन आपका सॉरी, तो ये पैन आपका क्या करेगा, करंट कलेक्शन का काम करेगा, और ये किसके साथ टच होगा, ऊपर वाले कॉन्टैक्ट वायर के साथ टच होगा। तो अब स्टैगर किसको कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यदि हमारा OHE सिस्टम यानी कॉन्टैक्ट वायर पैन के बिल्कुल बीच में सेंटर से अगर करंट कलेक्शन करता चले, कितना दूर, आपका जितना किलोमीटर हमको चलना है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, सब जगह पर सेंटर में ही अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट वायर रहेगा और ये पैन सेम उसी पोजीशन पर अपना रहेगा, तो क्या होगा, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या होगा, इसके साथ ये घर्षण होने की वजह से, रगड़ाने की वजह से जो सेंटर पार्ट है उस पार्ट के अंदर क्या कर देगा, ये गड्ढा बना देगा, ग्रूव बना देगा, जिसकी वजह से या तो आपका पेंटोग्राफ फिर डैमेज टूट जाएगा या आपका कॉन्टैक्ट वायर इसके साथ फंस के टूट जाएगा। तो हम लोग इससे बचने के लिए, यानी ग्रूव गड्ढा नहीं बने और करंट कलेक्शन करते समय OHE से एक ही जगह पर आपका कॉन्टैक्ट वायर नहीं रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्टैक्ट वायर को थोड़ा बहुत आगे पीछे यानी राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट देते हैं। मूवमेंट कहने का मतलब इस तरह से संरचना बनाते हैं ताकि ये थोड़ा सा राइट हो जाए,
और थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, ताकि आपका एक ही जगह पर आपका घर्षण रगड़ नहीं हो और यहाँ पर गड्ढा नहीं बने। तो अब स्टैगर किसको कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। जो सेंटर पार्ट है, चाहे आपका मिडिल पॉइंट है, ठीक है, पैन का जो करंट कलेक्शन कर रहा है, उससे आपका जितना दूरी हो रहा है कंडक्टर का, वही आपका क्या कहलाएगा, स्टैगर कहलाएगा। यानी ये कंडक्टर आपका पैन है, तो यदि सेंटर पार्ट से आपका OHE सिस्टम यानी कॉन्टैक्ट वायर 2 सेंटीमीटर राइट में लगा हुआ है, तो स्टैगर की वैल्यू कितना होगी, 2 सेंटीमीटर। अगर बाएं साइड है तो स्टैगर की वैल्यू कितना, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में आपका 2 सेंटीमीटर। तो एक्सियल डिस्टेंस आप कह सकते हैं, या सेंटर पॉइंट से जितना आपका क्या होगा, राइट या लेफ्ट आपका डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्टैगर कहलाता है। आ रहा समझ में। तो ये स्टैगर हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्योंकि यदि हमारा ग्रूव सेंटर पार्ट से ही OHE सिस्टम को अगर हम रन कराते हुए चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक गड्ढा बना देगा और उस गड्ढा की वजह से आपका पेंटोग्राफ टूटेगा या आपका कॉन्टैक्ट वायर इसमें फंस के टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको थोड़ा सा राइट लेफ्ट करेंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, जिग जैग फॉर्म में हम लोग OHE सिस्टम को बनाते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कैंटिलीवर लगा हुआ है यानी पोल लगा हुआ है, इसका एडजस्टमेंट, ये वाला पहला कैंटिलीवर है, तो ये मान के चलिए आर्म हम लोग लगाया यहाँ पर। अब अगला जो हमारा स्टेडी पोल होगा, उस पर क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, तो आपका जो कॉन्टैक्ट वायर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा वाला है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर, ये वाला आर्म को थोड़ा सा आगे कर देंगे, तो कॉन्टैक्ट वायर क्या हो जाएगा, फिर तिरछा हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपका जिग जैग फॉर्म में हम बनाते हैं, ठीक है। यानी जो कॉन्टैक्ट वायर होगा बिल्कुल आपका जो ट्रैक समझ लीजिए, जो ट्रैक है, पटरी है दो, इन दो पटरी के बिल्कुल सेंटर में आपका कॉन्टैक्ट वायर रन नहीं करे। देखने में तो लगेगा सेंटर में, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि बिल्कुल सेंटर में आप 100 किलोमीटर बिल्कुल सेंटर में लेके चलिएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पेंटोग्राफ है उसमें आपका क्रैक आ जाएगा, उसमें आपका छेद हो जाएगा, ग्रूव बन जाएगा। इसीलिए आपका जो OHE सिस्टम आपका दो, आप समझ लीजिए पटरी है, तो पटरी का जो सेंटर पार्ट है, इस सेंटर से या तो हम राइट की साइड में एक बार इधर ले जाएंगे, दूसरे बार इधर ले जाएंगे, इधर इधर, यानी जिग जैग फॉर्म के अंदर हम OHE सिस्टम को, कॉन्टैक्ट वायर को रन कराएंगे, ताकि करंट कलेक्शन होता हुआ पेंटोग्राफ है, तो पेंटोग्राफ पे क्या होगा, कभी बीच में आपको मिलेगा, कभी राइट साइड मिलेगा, कभी लेफ्ट साइड पे मिलेगा। तो इसकी वजह से जो पूरा पैन लगा हुआ है, ये पूरा पैन का आपका यूटिलाइजेशन होगा और आपका ये जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट वायर कोई एक जगह पर घर्षण नहीं हो रहा, कभी यहाँ पर हो रहा है, कभी यहाँ राइट लेफ्ट, तो इस तरह से जिग जैग फॉर्म में बना हुआ होता है। तो जो एक्सियल डिस्टेंस या सेंटर पार्ट से जितना दूर होगा, वही उसकी क्या कहलाती है, स्टैगर की वैल्यू कहलाती है। आसान में, तो स्टैगर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ ट्रैक, कह सकते हैं पटरी के बीच से जितना डिफरेंस हो रहा है, ये आप पैन से समझ लीजिए। जो पैन है उसका जो मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट से जितना राइट या लेफ्ट का डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, उसी को हम लोग स्टैगर की वैल्यू कहलाएंगे। और स्टैगर क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि जो पैन है इसमें गड्ढा नहीं हो, ठीक है। तो या तो कंडक्टर इधर राइट तरफ एक बार जाएगा, फिर लेफ्ट तरफ जाए, तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, चाहे इस साइड लेफ्ट साइड में डिस्टेंस, यही आपका क्या है, स्टैगर की वैल्यू है। तो स्टैगर आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक पॉइंट होगा। दूसरा इनकम ब्रांचेस कहते हैं। इनकम ब्रांचेस किसको कहते हैं, तो जो कैटेनरी वायर है और कॉन्टैक्ट वायर, इन दोनों का जो एक्सियल डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस कहाँ पर लेते हैं, तो जो कैंटिलीवर है वहां पर का जो डिस्टेंस होता है उसी को एक्सियल डिस्टेंस कहेंगे हम लोग। और यहाँ पर का जो डिफरेंस है कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर का, ये डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, इनकम ब्रांच कहते हैं या इनकम ब्रांचेस कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितना होती है, लगभग, यानी यहाँ से OHE सिस्टम में कॉन्टैक्ट वायर और इधर से आपका कॉन्टैक्ट वायर इधर और कैटेनरी वायर इधर, तो ये जो डिफरेंस होता है ये लगभग आपका 1.4 मीटर का होता है, ठीक है। बाकी आपका 1.4 मीटर जो है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। यानी लेवल क्रॉसिंग है, यानी आपका पटरी वाला आपका लेवल क्रॉसिंग समझाया था आपको, यानी गुमटी जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से ट्रक भी जा रहा है और उधर से आपका ट्रेन भी आ रहा है, तो ऐसे जगह पर क्या करेंगे, थोड़ा सा हाइट बढ़ाते हैं हम लोग, ताकि आपका आसानी से नीचे से ट्रक बस सारा पास हो जाए। तो वहां पर इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
और यदि हम लोग टनल की बात करते हैं तो टनल में कॉन्टैक्ट वायर का हाइट क्या करते हैं, कम करते हैं, तो वहां पर इनकम ब्रांचेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर हमारा इनकम ब्रांचेस की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन नॉर्मल अवस्था में आपका 1.4 मीटर होता है। और टोटल डिस्टेंस देखिए कितना 1.9 मीटर है, लेकिन ये 9 मीटर 1.9 इन दोनों पोल के बीच, इन दोनों आर्म के बीच में ना है, लेकिन कॉन्टैक्ट वायर इस आर्म के बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं है, थोड़ा सा ये ऊपर होता है, और स्टीडी आर्म जो है ये थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1.4 मीटर हो जाएगा। तो आपको 2-3 बात समझ में आ गया होगा। एक तो हम लोग कैंटिलीवर क्यों यूज कर रहे हैं, और कैंटिलीवर के अंदर कौन कौन सा आर्म लगा हुआ है वो समझ में आ गया, और दूसरा स्टैगर आपको समझ में आ गया, स्टैगर किसको कह रहे हैं हम लोग, और तीसरा इनकम ब्रांचेस। ठीक है, तो स्टैगर और इनकम ब्रांचेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।